लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखे थे, वो थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम लोग इसके अंदर एक और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं जो है एलिमिनेशन रिएक्शन। सबस्ट्रेट हमारे पास सेम है, अल्काइल हैलाइड्स ही हैं। लास्ट टाइम हमने अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे। आज हम लोग उसका अल्टरनेटिव वे देखते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर सब्स्टिट्यूशन ना हो तो फिर दूसरा क्या हो सकता है, वो है एलिमिनेशन। आज हम देखेंगे कि एलिमिनेशन कैसे होती है। आपको याद हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता था कि अल्काइल हैलाइड का जो लीविंग ग्रुप था वो लीव कर जाता था और एक और ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट कर जाता था, जिसका मतलब ये था कि जो सिंगल बॉन्ड था वो सिंगल ही रहता था। सबस्ट्रेट में भी और प्रोडक्ट में भी एलिमिनेशन रिएक्शन में यूं होता है कि जो भी दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, जो भी दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं उनके हिसाब से दो मॉलिक्यूल्स लीव कर जाते हैं और उसके रिजल्ट में उनके दरमियान जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए इस पहला स्टेप सेम होता है। पहले स्टेप में क्या हो रहा होता है कि एक लिविंग ग्रुप लीव कर गया, अब दूसरे सब्स्टिट्यूट करने की बजाय एडजेसेंट कार्बन एटम से दूसरा ग्रुप भी लीव कर जाता है। तो इन रिजल्ट क्या हो जाता है, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था फर्स्ट स्टेप के तौर पे जब लिविंग ग्रुप लीव कर गया था, और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इस एलिमिनेशन रिएक्शन के रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मिलती है। मतलब हमारा जो सबस्ट्रेट है वो आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू प्रोडक्ट अनसेचुरेटेड हो जाता है। तो इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस जिनके अंदर जो है दो एडजेसेंट कार्बन एटम से दो ग्रुप्स लीव कर रहे होते हैं उनको 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, या हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अच्छा, 1-2 की तो बात समझ में आती है। 1-2 इसलिए कहते हैं कि एक ग्रुप वन पोजीशन से लीव कर रहा है, एक ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन से लीव कर रहा है, तो हम इसको 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन हम लोग इसलिए इसको बोलते हैं कि देखें फर्स्ट स्टेप तो सब्स्टिट्यूशन की तरह ही है कि जिसके अंदर पहला ग्रुप लीव कर गया। अब जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगी तो वो एडजेसेंट कार्बन से दूसरा ग्रुप लीव करेगा। तो एडजेसेंट कार्बन जो हो गया, लेट्स सपोज फर्स्ट ग्रुप अल्फा कार्बन है तो दूसरा उसके साथ बीटा कार्बन होगा। जो दूसरा ग्रुप है वो डिटरमिन कर रहा है कि प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एलिमिनेशन हो रही है, तो वो बीटा ग्रुप डिटरमिन कर रहा है। बीटा ग्रुप मतलब बीटा पोजीशन से कोई ग्रुप लीव करेगा तो ही मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, इसलिए हम लोग इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए इस रिएक्शन के अंदर ये बताया गया है कि यहाँ देखिए ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा। क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। फिर बीटा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये दो आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, बीटा एलिमिनेशन हुई या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, अल्कीन बन गई, साथ में HCl जो है यहाँ से ठीक है। तो हम लोगों ने देखा जो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर हो ही रहा होता है कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम से या दो एडजेसेंट एटम से दो ग्रुप्स जो होते हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं और उनके दरमियान पाई बॉन्ड बन रहा होता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। लेकिन सारे रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन ही नहीं होते, कुछ इस तरह के होते हैं जिनके अंदर जो है वो 1-1 अल्फा एलिमिनेशन पाई जाती है। अब इसका क्या मतलब है, 1-1 अल्फा एलिमिनेशन में होता यूं है कि एक ही कार्बन एटम से दो ग्रुप लीव कर जाते हैं, जिसके रिजल्ट पे मोस्टली 90% जो है जो रिएक्शन हम 1-1 अल्फा एलिमिनेशन में देखते हैं वो कार्बीन फॉर्मेशन के होते हैं। अब कार्बीन फॉर्मेशन में क्या होता है, कार्बीन जो होती है बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है if the two groups are removed from the same carbon atom, a very reactive species known as carbene is produced and the process is known as 1-1 or alpha elimination। तो यहाँ आप लोग को पूछा जा सकता है कि अल्फा एलिमिनेशन को अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं और इनमें क्या फर्क है। तो अल्फा एलिमिनेशन के अंदर देखें कि दोनों जो ग्रुप्स हैं वो अल्फा पोजीशन से लीव कर रहे हैं, लेकिन बीटा एलिमिनेशन में जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो बीटा के लीव करने की वजह से हो रही है। तो ये फर्क है इन दोनों में। यहाँ देखें ये जो सेंट्रल कार्बन है इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं 4 ग्रुप्स के साथ, ठीक है। Cl दो 3 Cl के साथ एक हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन दोनों एक ही ग्रुप मतलब एक ही कार्बन के साथ अटैच है ना, कि दोनों लीव कर जाते हैं, HCl बना दिया इन्होंने। तो ये जो स्पीशी बन गई लोन पेयर के साथ, ये है डाइक्लोरोकार्बीन है। तो डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये
एक इस तरह का मतलब कार्बीन वो होता है जिसके कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए होते हैं और दो उसके पास एक लोन पेयर होता है उसके पास, तो ये इसको बोलते हैं कार्बीन। तो इसके साथ दो क्लोरीन एटम्स अटैच है तो हम इसको कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होकर किसी न किसी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है। तो इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन और वन वन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म है ना, CH3 क्लोरोफॉर्म को कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक है? ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ तीन ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हैं और बहुत ज्यादा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के अटैच होने की वजह से ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर काफी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है इधर, और कोई भी बेस आके आराम से इसको रिमूव करके लेके जा सकती है, जिसकी वजह से क्लोरोफॉर्म जो है बहुत आसानी से अल्फा एलिमिनेशन जो है वो शो करता है। अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस का। हम लोगों ने जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे तो तभी हम लोगों ने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के भी टू पाथवेज थे, एक SN1 था, एक SN2 था। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बीटा एलिमिनेशन है, इसलिए हम लोग बीटा एलिमिनेशन को फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो बीटा जो एलिमिनेशन है उनके भी टू पाथवेज हैं, एक है E1 और एक E2 है। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो ज़्यादा जो है वो क्लोजली रिलेटेड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो बीटा एलिमिनेशन में भी हो ही रहा होता है कि जो एक ग्रुप होता है अल्फा पोजीशन के ऊपर, वो लीविंग ग्रुप होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहा होता है। उसके बाद आपके पास क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है एक केस में। दूसरे केस में डायरेक्ट ही जो होता था वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता था और कार्बोकेटाइन नहीं बनता था। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन अपने लेके निकलता है, और जो दूसरा वाला बीटा पोजीशन पे जो मोस्टली हाइड्रोजन होता है दूसरा ग्रुप, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। तो इस तरह जो होता है पाई बॉन्ड बन जाते हैं दोनों के दरमियान। अब हम लोग इनके सेपरेट सेपरेट पाथवेज देखते हैं, जैसे E1 के अंदर क्या होता है, E2 के अंदर क्या होता है। E1 भी जो है हमारे पास यूनिमोलिकुलर है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर ये इसलिए है क्योंकि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि SN1 रिएक्शन जो है वो यूनिमोलिकुलर है। क्यों यूनिमोलिकुलर है? क्योंकि उनके भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व था, और पूरा रेट ऑफ रिएक्शन से सबस्ट्रेट, क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब वो स्टेप गुजर जाता है तो दूसरे वाला जो स्टेप होता है वो बहुत ही क्विकली बहुत फास्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो इस तरह हम लोग यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर कहते हैं। तो वो भी यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन था एसएन, वो टू स्टेप रिएक्शन था। यहाँ जो E1 है ये भी टू स्टेप रिएक्शन है। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, वहां भी अगर आप लोग याद करें तो आपके पास जो सबस्ट्रेट होता था वो टर्शरी सबस्ट्रेट होता था। यहाँ देखें, यहाँ भी जो आपके पास है वो टर्शरी सबस्ट्रेट है। टर्शरी सबस्ट्रेट की यहाँ होने की वजह भी यही है कि इसके रिजल्ट में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनना है, और कार्बोकेटाइन के लिए साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिक्वायर्ड है। तो इसलिए यहाँ भी जो सबस्ट्रेट है वो टर्शरी प्रेफर किया जाएगा, जैसे SN1 में होता था। तो सिंपली यहाँ क्या होगा कि ये वाला जो टर्शरी सबस्ट्रेट है ये एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा, जिसके अंदर कार्बन और ब्रोमीन की बॉन्ड स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और फिर यहाँ से स्लो उस स्टेप से गुजरने के बाद एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, आपके पास एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन, और दूसरा आपके पास ब्रोमाइडाइन बन जाएगा। मतलब ब्रोमीन जो है, यहाँ हमने देखा था लीविंग ग्रुप अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलता है, तो यहाँ जो ये ब्रोमीन है ब्रोमाइडाइन की फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया। इस वाले स्टेप ने अपने रिएक्शन मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, ये स्लो स्टेप था, ये जब गुजरा तो उसके बाद सेकंड स्टेप में ये हो रहा है। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेस को या सॉल्वेंट इटसेल्फ बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन पिक करके ले जाएगा, और यहाँ जो है जब ये हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव ये नेगेटिव ये यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है वो देखिए उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ गया है, वो अल्कीन बन गया है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ बेस या आपका सॉल्वेंट जो है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके निकल गया है। इसी तरह यहाँ देखिए तो E1 रिएक्शन इज एनालोगस टू SN1 रिएक्शन। वहां भी देखें फर्क सिर्फ SN1 में और E1 में ये है कि SN1 में क्या हो रहा था, जो सेकंड स्टेप था कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के बाद वह न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा था। यहाँ डिफरेंस ये है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ सेकंड स्टेप के अंदर जो प्रोटॉन है वो लीव कर रहा है, जिसकी वजह से
लीव करने की वजह से यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये इसका अगर आप लोगों को साइड बाय साइड कंपैरिजन भी आए कि S1 में और E1 में आप कंपैरिजन लिखें, तो आप हर स्टेप के ऊपर इसका कंपैरिजन भी बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। और अब देखें यहाँ कितने मजे की बात लिखी गई है कि जो SN1 और E1 अगर देखा जाए तो SN1 में भी पहला स्टेप कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। SN2 में भी जो पहला स्टेप है, E1 में भी जो पहला स्टेप है वो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है और जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो होगा यूं, अगर आप सेम सबस्ट्रेट लेते हैं तो चाहे आप उसकी सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं चाहे आप उसकी एलिमिनेशन करवा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो तो सेम है ना, वो तो सेकंड स्टेप के अंदर आके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इसलिए वो ये कह रहा है कि देयरफॉर बोथ रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम रेट। क्यों? क्योंकि जो रेट डिटर्मिनिंग है वो तो सेम है दोनों के लिए। वो तो नेक्स्ट स्टेप में आके देखा, पता चल रहा है कि यार ये तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है या एलिमिनेशन ये हो रही है। तो रेट डिटर्मिनिंग वाले ने तो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटर्मिन कर दिया, इसलिए जो दोनों रिएक्शंस होते हैं वो सेम रेट के साथ उन दोनों का जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जो कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा देखें, वेयर एज इन द S1 reaction the solvent attacks at positively charged carbon atom to form substitution product in the E1 reaction। अच्छा देखें, अगर सब चीज सॉल्वेंट जब हम लोगों ने देखा था S1 के ऊपर अटैक करता था तो वो क्या करता था, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आके अटैक करता था क्योंकि वो यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है। लेकिन फर्क यहाँ ये है कि अगर यहाँ सॉल्वेंट अटैक कर रहा है तो यहाँ ये पॉजिटिव सेंटर के ऊपर नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ एडजेसेंट कार्बन के ऊपर करके अपने लोन पेयर से वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके अपने साथ लेके जा रहा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये फर्क है सॉल्वेंट के रोल के अंदर कि उस वाले केस में SN1 में क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट जो है वो पॉजिटिव सेंटर को अटैक कर रहा है और लोन पेयर दे रहा है और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आके अटैच हो रहा है, बल्कि जबकि E1 के अंदर जो सॉल्वेंट है वो उसके एडजेसेंट कार्बन को अटैक कर रहा है और उस पे से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके लेके जा रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ से इन दोनों के का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ देखिए वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो टर्शियरी सबस्ट्रेट है तो आप अगर उनकी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो उस सबस्ट्रेट की, तो एलिमिनेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। क्योंकि एलिमिनेशन देखिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि सो द एलिमिनेशन कैन बी इंपॉर्टेंट साइड रिएक्शन ड्यूरिंग सॉल्वलाइसिस सब्स्टिट्यूशन। अगर आप मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वही आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ देखिए टर्शियरी सबस्ट्रेट है, आपने वाटर को यूज़ किया, यही आपका सॉल्वेंट है, यही आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ आपके पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सब्स्टिट्यूशन होगी, इस वाले कार्बन से लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर गया, उसके बाद जो है आपका न्यूक्लियोफाइल आके इस वाले कार्बन के साथ यहाँ अटैच हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया। साइड बाय साइड यहाँ देखिए दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन गया। तो जिसका मतलब ये है कि एलिमिनेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके लिए भी सारी कंडीशंस वो हैं जो S1 के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है S1 अगर हो सकता है तो E1 भी साथ ही हो सकता है। तो S1 में भी हमने देखा था जो S1 रिएक्शन था वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता था, इस तरह E1 भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि इसके भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, उसके भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अब यहाँ देखें वहाँ भी हम लोगों ने देखा SN1 और E1 में बहुत सारी चीज़ें 90% चीज़ें कॉमन है। वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि जो इंटरमीडिएट बनता था, लेट्स सपोज अगर वो टर्शियरी इंटरमीडिएट नहीं है लेकिन अगर वो खुद को टर्शियरी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर सकता है तो वो आराम से सेल्फ रीअरेंजमेंट देके टर्शियरी सबस्ट्रेट के अंदर टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। यहाँ देखें, यहाँ ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ लीविंग ग्रुप अटैच है वही कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट ना, क्योंकि उसी के साथ लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ इसका मतलब है जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा वो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेगा। तो ये कार्बन फर्दर टू कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो सेकेंडरी कार्बन है
जब लीविंग ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट के बाद लीव कर गया तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, 2 इसके साथ कार्बन अटैच है, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। अब देखें ये वाला इसके पास एक ऐसा वाला कार्बन भी मौजूद है जो टर्शरी कार्बन है, अगर ये रीअरेंजमेंट दे तो अपने कार्बोकेटाइन को मजीद स्टेबल कर सकता है। तो ये रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या करेगा जी, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर ये जो CH3 है ये यहाँ के अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 इसके साथ 3 आगे फर्दर ग्रुप से अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ से। अब यहाँ देखिए ये टर्शरी, तो ये इसने रीअरेंजमेंट देके खुद को स्टेबल कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से SN1 में क्या होता था कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो आके यहाँ अटैच हो जाता था। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि बीटा, अब ये पॉजिटिव के साथ यहाँ से ये यहाँ से, अब यहाँ से अगर यहाँ से लेट्स सपोज ये वाला हाइड्रोजन लीव कर जाता है, सॉल्वेंट आप इस वाले हाइड्रोजन को पिक कर लेता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर यहाँ और बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। तो इस तरह जो है वो E1 और S1 की जो अगर आपको आए तो आप सारी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बता के स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं कि क्या इनके अंदर सिमिलरिटीज है और क्या इनके अंदर डिफरेंसेस है। यहाँ देखिए ये बात बताई गई है कि कार्बोकेटाइन जो है वो सेकंड स्टेप के अंदर क्या क्या कर सकता है, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। अगर उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, या वो रीअरेंज का हो सकता है मोर स्टेबल केटाइन बनाने के लिए, या एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन सेकंड स्टेप में अंदर कार्बोकेटाइन की हो सकती है टू फॉर्म एन एल्कीन। तो ठीक है, डिफरेंट चीजें जो होती हैं वो हो सकती हैं, ये सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है, एलिमिनेशन हो सकती है, रीअरेंजमेंट के बाद सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं जो कार्बोकेटाइन के स्टेप 2 में हो सकती हैं। क्लास कल हम लोगों ने E1 एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था, आज हम लोग E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी SN2 की तरह है, वो भी बायोमोलिकुलर था, इधर 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर, तो इसलिए ये एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन इसको भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस जो होती है वो दोनों इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। SN2 भी वन स्टेप रिएक्शन था, E2 भी जो है वो वन स्टेप रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि E2 के अंदर क्या क्या हो रहा है, फिर आप लोग इससे अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी और SN2 के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। देखिए SN2 के अंदर क्या हो रहा था, जो लीविंग ग्रुप का जो डिपार्चर था और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक था वो साइमल्टेनियस एक ही टाइम पे लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा था और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा था और एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। इसी को आप अब E2 पे अप्लाई कर दें। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ क्या हो रहा है जी, बेस आके बेस ने प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि अटैक ऑफ जो बेस है फॉर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन और जो लीविंग ग्रुप है जो इसका डिपार्चर है ये साइमल्टेनियस होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी ऐसी बनेगी जिसके अंदर जो है वो 5 एटम्स इन्वॉल्व होंगे। देखें कैसे, यहाँ है जी ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ लीविंग ग्रुप अटैच है। तो अब देखें ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, अल्फा कार्बन आ रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्यों, और ये लीविंग ग्रुप आ रहा है, दो हो गए। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इनकी बॉन्ड स्ट्रेचिंग इस हद तक हो रही होगी कि लीविंग ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके लीव कर जाए, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों एटम्स इन्वॉल्व हो गए। अब देखिए ये है जी बीटा कार्बन और इसके साथ है हाइड्रोजन। तो नंबर 3 पे आ गया बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, ये दो इन्वॉल्व हैं। क्यों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि और साथ में फिफ्थ वन आती है, यहाँ से बेस आ गई। अब 1 2 3 4 5 चीजें जो हैं वो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इन्वॉल्व हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जो बेस है ये बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रही है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है। तो होगा यूं, वहां भी हम लोगों ने SN2 में आपको याद है कि हम लोगों ने देखा था जो लीविंग ग्रुप था और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था वो एक दूसरे के साथ 180 का एंगल रखते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट किसी हद तक मतलब इतनी अनस्टेबल ना हो जाए कि इतनी हिंड्रेंस ना हो उसके अंदर कि वो बन ही ना पाए। तो यहाँ भी देखें होगा यूं कि लीविंग ग्रुप जो है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो एंटी पेरिप्लेनर होगा। मतलब कि एक साइड से जो है ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये प्लेन की एक साइड पे है और जो मतलब एक दूसरे के साथ ट्रांसपोजिशन के अंदर आ रही हैं, ये वाले ग्रुप और ये वाला लीविंग ग्रुप, ठीक है, ट्रांसपोजिशन पे आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स पे, प्लेन की अपोजिट साइड्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है।
तो इस वाले स्ट्रक्चर को ये प्लानर स्ट्रक्चर है, लेकिन इन दोनों की पोजीशन एंटी है एक दूसरे की, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी पेरी प्लानर। यही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है कि प्रोटॉन जो है बीटा कार्बन से उसकी पुलिंग बाय बेस और डिपार्चर जो होता है लीविंग ग्रुप का वो साइमल्टेनियस हो रहे होते हैं। ये वन स्टेप प्रोसेस होता है जिसके अंदर बोथ द सबस्ट्रेट और बेस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो होता है वो 5 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से यहाँ दिए गए हैं जी, बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, अल्फा एंड बीटा कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, एंड लीविंग ग्रुप और जो होता है अटैकिंग बेस जो होती है ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ऑल इन प्लेन होते हैं, लेकिन द बीटा हाइड्रोजन एंड द लीविंग ग्रुप जो होता है आर ट्रांस टू ईच अदर। ठीक है, ये सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की कि लीविंग ग्रुप और जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कह रहे हैं दस द मोस्ट फेवरेबल कंफर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर E2 रिएक्शन इज एंटी पेरिप्लानर। तो अगर ये वाली सिचुएशन आपके सबस्ट्रेट को मिल रही है तो E2 रिएक्शन बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। क्यों बहुत ज्यादा फेवरेबल, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप लोग के अगर इस स्टेज पे आप लोग को नोट कभी भी नहीं आएगा कि मतलब ये जो का मैकेनिज्म लिख लो, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन आप लोग के बीच में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो बात ये है कि क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि E2 मैकेनिज्म में कौन सा सबस्ट्रेट जो होता है वो ज्यादा फेवरेबल है, और रीजन के साथ बताएं क्यों फेवरेबल है। तो देखिए एंटी पेरिप्लानर जो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा वो फेवरेबल होगा। वो इसलिए फेवरेबल होगा कि एंटी पेरिप्लानर की वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किसी हद तक स्टेबल बनेगी। उनमें आपस में लेट्स सपोज कि 5 एटम्स एक साथ एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इन्वॉल्व है, किसी का बॉन्ड बन रहा है, किसी का टूट रहा है, किसी का बन रहा है, किसी का टूट रहा है, तो एक साथ अगर ये एक ही साइड पे आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन काज करेंगे, स्ट्रिक हिंड्रेंस काज करेंगे। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए जो बेस्ट पोजीशन है वो एंटी पेरिप्लानर है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड मतलब एक साइड अपोजिट साइड पे मतलब अपने अपने पोर्शंस पे रह के काम हो रही है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको एक ही लैब के अंदर काम करना है, और अगर आप लोग एक ही साइड पे सारे जाके चिमट जाते हो तो काम कितना मुश्किल हो जाएगा, कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे करते हो कि अपने अपने साइड्स लेते हो, भाई ये वाली शेल्फ मेरी है, इस पे मैं ये काम कर रहा हूँ, ये वाली साइड तीन तीन चार चार बंदे अपनी अपनी साइड ले लेते हो, वहां काम करते हो, तो सारे सुकून से अपना काम कर पाओगे। यही बात केमिकल रिएक्शंस की भी होती है कि अगर सारा कुछ एक ही जगह जमा हो जाएगा तो कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक दूसरे डिकम्पेयर शुरू हो जाएगी जगह की कमी की वजह से। यहाँ भी ऐसा ही होता है कि अगर ये सारा कुछ एक ही साइड पे आ जाएगा तो हिंड्रेंस काज होगी और ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगी, अनस्टेबल होगी, आपको आपका प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो एंटी पेरिप्लानर इसलिए फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक दूसरे को स्पेस मिल रही है अपना अपना काम करने की। तो 180 डिग्री के एंगल पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बेस है ये आराम से अपनी एक्सट्रैक्ट करके लेके जा सकता है प्रोटॉन, यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव कर सकता है। तो फिर आफ्टर दिस ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रखें, हम लेट्स सपोज कि आपको ये रिएक्शन दिया गया एक्सप्लेन करने के लिए, साथ में आप लोगों को कहा गया कि भाई इसकी जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए, तो आप लोग को इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए कि ये अब सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, आपने सबस्ट्रेट से शुरू करना है, साथ में बेस आ रही है, एक ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई लंबी कहानी नहीं है, नो इंटरमीडिएट, नो मोर स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ से आफ्टर दिस ट्रांजिशन स्टेट आपका प्रोडक्ट, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनेगा, एक मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, और साथ में अब यहाँ चूंकि बेस है, बेस यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके लेके जाएगी, यहाँ हाइड्रोक्सिल एज अ बेस काम कर रही है, तो आपके पास जब ये लेके जाएगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में आपके पास अल्कीन बन जाएगा। और तो जैसे हम लोगों ने देखा था SN1 जो E1 रिएक्शन होता है वो SN1 के साथ compete कर रहा होता है कि अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी बन सकता है। इसी तरह जो E2 है वो जो होता है SN2 की साइड बाई साइड चल रहा होता है। ठीक है, फर्क सिर्फ दोनों में इतना होता है कि आपने देखा था वहाँ भी एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ स्पीशी थी जो इन्वॉल्व थी SN2 के अंदर। यहाँ भी E2 के अंदर भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ स्पीशी है जो इन्वॉल्व है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होगा
तो वो जो स्पीशी होगी वो एज ए बेस काम करेगी। बेस का क्या काम होता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इसका मतलब है वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके लेके जाएगी। लेकिन SN2 के केस में वो क्या करेगी? एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है कि वो जाएगी और कार्बन सेंटर के ऊपर जाके, कार्बन एटम के ऊपर जाके अटैक करके आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि बेस का क्या काम है और न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है। बेस जो होती है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है अपने साथ, ठीक है। जब भी हम लोग बेस यूज करते हैं तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन कर रही होती है बेस, जबकि न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, ठीक है। तो अब जबकि कार्बन सेंटर कार्बोकेटाइन है, तो देखें उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया वो, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जाके कार्बन के ऊपर अटैक करके आएगा और SN2 रिएक्शन देगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, बाकी सारा सेम जा रहा है। E2 के अंदर बेस इन्वॉल्व है और SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उनका जो होता है सेंटर ऑफ अटैक बदल जाता है। एक हाइड्रोजन पे अटैक करता है, एक कार्बन पे अटैक करता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो बदल जाता है। एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है, एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए यहाँ बताया गया कि एनी स्पीशी, कोई भी कैसी स्पीशी है जिस जो न्यूट्रल भी हो सकती है, मतलब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो न्यूट्रल है, वो कोई चार्ज कैरी नहीं कर सकती, कर रही, या वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही है लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। अच्छा, दैट कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों सूरतों में उसके पास क्या होने चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो दोनों डुअल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, वो एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल दोनों काम कर सकती हैं, ठीक है। अब फक मतलब उसके फंक्शन में डिफरेंस कहाँ से पता चलता है कि अभी मतलब ये एज अ बेस काम कर रही है और अभी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रही है। देखें, वेयर एज द बेसिसिटी जो है इज द एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, ठीक है। बेसिसिटी किसको कहते हैं? प्रोटॉन की चाह को कहते हैं कि अगर उस स्पीशी का, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है, उसकी जो एफिनिटी है वो प्रोटॉन के लिए, वो प्रोटॉन की तरफ जाती है, उसको प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का दिल करता है, वो प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करती है, तो वो बेस है, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड टू कार्बन एटम, ठीक है। तो अगर वो जैसे न्यूक्लियोफाइल काम कर रही होगी तो उसकी जो एफिनिटी होगी वो कार्बन सेंटर की तरफ होगी, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगी। तो ये फर्क होगा इस तरह, मतलब एक स्पीशी एट अ टाइम बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम भी कर सकती है, ठीक है। तो जब बेस वो तब हो रही होगी जब वो हाइड्रोजन को पिक करेगी, और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर वो तब काम कर रही होगी जब वो कार्बन सेंटर को पिक करेगी। तो हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने देखा था कि SN2 रिएक्शन जो था वो क्या था? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था ना। तो E2 मैकेनिज्म भी, वो भी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को ही फॉलो करता है। क्यों? देखें, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बेस, लेकिन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दोनों के दोनों जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ बेस दोनों पे डिपेंड करता है। अब अच्छा, आप लोगों को पता नहीं इस चीज़ का क्लियर है कि नहीं। देखें, लेट्स सपोज कि आपके पास 10 मोल ऑफ सबस्ट्रेट मौजूद है, ठीक है, और हर मोल ऑफ सबस्ट्रेट के लिए 1 मोल ऑफ बेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज 10 मोल ऑफ सबस्ट्रेट आपने रिएक्शन मिक्सचर को दे दिए हैं, लेकिन जो बेस है वो आपने 5 मोल दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 5 मोल के अकॉर्डिंग ही बनेगा, क्योंकि 5 मोल सबस्ट्रेट के लिए तो 5 मोल बेस अवेलेबल ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने आपको बताया कि ये किस तरह जो है कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी तरफ देखें कि लेट्स सपोज कि 10 मोल ऑफ बेस तो आपने दे दिए, लेकिन 5 मोल ऑफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर के लिए। तो इसका मतलब है 5 मोल ऑफ बेस रिएक्ट करके 5 मोल ऑफ सबस्ट्रेट के साथ लेट्स सपोज 5 मोल ऑफ प्रोडक्ट ही देंगे। क्यों? 5 मोल ऑफ बेस बच गए हैं क्योंकि उसके लिए आगे सबस्ट्रेट ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर जो भी उन लोगों की रेशियोज है, जितने मोलर को चाहिए, या जो भी उन लोगों के आपस में इक्विलिब्रियम पे जो भी उनकी आ रही हैं, कि कितनी एक चीज चाहिए, लिमिटिंग फैक्टर कौन सा, या और कितने की कंसंट्रेशन दूसरे की रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ दैट। इसका मतलब ये है कि दोनों सबस्ट्रेट और न्यूक्लियो बेस जो हैं वो अपनी प्रॉपर कंसंट्रेशन के ऊपर होंगे तभी फुल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस जो है वो दोनों उन दोनों का एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए जो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है इन दोनों की कंसंट्रेशन पे इक्वली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, इस पैराग्राफ में वो बड़ी मजे की बात ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि लेट्स हमें कैसे, हमारे पास क्या प्रूफ है कि जो हाइड्रोजन है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर ही E2 के अंदर एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि E1 के अंदर तो वो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो सेकंड स्टेप के अंदर हो रही थी ना। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या प्रूफ है कि भाई जो हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन है, जो पुल ऑफ हो रहा है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर ही हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक तरीका जो यूज़ किया जाता है वो है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है। अब हाइड्रोजन की जगह उन्होंने एक रिएक्शन मिक्सचर में ड्यूट्रियम यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ड्यूट्रियम जो पता है आप लोग को हाइड्रोजन से ज़्यादा हैवी होता है। ड्यूट्रियम जब उन्होंने यूज़ किया तो उन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिक्रीज हो गया बाय फैक्टर 3 to 8, मतलब इतने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया। तो इससे उनको ये तो सबूत मिल गया कि भाई हम लोग पहले हाइड्रोजन जब यूज़, अगर देखें लेट्स सपोज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन E2 के अंदर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर नहीं हो रही, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप लोग ड्यूट्रियम यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, ट्रिटियम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के ऊपर ही पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर वो गुजर गया दूसरे स्टेप के अंदर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रही है तो फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूट्रियम लगाया, तो जब ड्यूट्रियम की एब्स्ट्रैक्शन ने टाइम लिया ज़्यादा, तो इससे उनको पता लगा कि इसका मतलब ये है कि भाई जो हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर ही हो रही है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि जो कार्बन ड्यूट्रियम को बॉन्ड होता है वो स्लोअर होता है देन ब्रेकिंग अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कार्बन ड्यूट्रियम का बॉन्ड ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम लेता है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की निस्बत, इसलिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो गया बाय फैक्टर 3 to 8। तो इससे ये साबित हो गया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी एब्स्ट्रैक्शन E2 के अंदर डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर ही हो रही है। इस तरीके को दिस इफेक्ट इज नोन एज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। इसको हम लोग काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि हम इस काइनेटिक्स किसी भी रिएक्शन की कैसे चेक करें, उसके आइसोटोप को यूज करके हम लोग उस रिएक्शन की काइनेटिक्स को चेक करें, इसलिए हम इसे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हमारे पास किस तरह डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, किस तरह का डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ देखिए कह रहे हैं इफ अ सबस्ट्रेट हैज अ बीटा हाइड्रोजन ऑन ओनली वन कार्बन एटम देन देयर इज नो डाउट अबाउट द पोजीशन ऑफ द न्यू डबल बॉन्ड। कहते हैं अगर तो आपके सबस्ट्रेट के अंदर बीटा हाइड्रोजन ही सिर्फ एक ही पोजीशन पे, मतलब एक ही बीटा कार्बन है, तो उसके ऊपर एक ही पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यू डबल बॉन्ड बनेगा उसकी पोजीशन ऑब्वियस होगी कि वो जो लिविंग ग्रुप अल्फा से लीव करके गया है उस कार्बन के साथ उससे वो साथ वाला जो बीटा वाला कार्बन है उसके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि यहाँ देखिए ये एक सबस्ट्रेट है, यहाँ फिनाइल ग्रुप अटैच है CH2 तो Br इस वाले कार्बन के साथ अटैच है। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये साथ वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन हो गया। तो यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव करके जब जाएगा तो इसका मतलब बीटा हाइड्रोजन इस पूरे सबस्ट्रेट के अंदर यही बन रहा है और कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से जब एब्स्ट्रैक्ट होंगे तो इट्स ऑब्वियस कि जो डबल बॉन्ड है वो इन दो कार्बन के दरमियान बनेगा, इसमें हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके पास एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है बीटा हाइड्रोजन की, तो हमें तब पता नहीं होता कि कौन सा वाला बनेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ होगी, ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड हम कह रहे हैं ना। तो यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल हम लोग 2 ब्रोमोब्यूटेन देखते हैं, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन का क्या मतलब है, हम लोगों ने ब्यूटेन लिया और उसकी इनका क्या मतलब है, हम लोगों ने ब्यूटेन लिया और उसकी 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमीन लगा दिया, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन को देखें तो ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो हो गया अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं वो बीटा कार्बन होते हैं। अब देखें ये वाला जो 2 वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये भी बीटा कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये भी बीटा कार्बन है। तो इसका मतलब ये कि अब तो आपके पास चॉइस है कि ये भी बीटा कार्बन है ये भी बीटा कार्बन है, और रूल एलिमिनेशन में ये है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो अब क्या पता है कि डबल बॉन्ड जो है वो इन दो कार्बन के दरमियान बनेगा या इन दो कार्बन के दरमियान बनेगा। अब जो है
डबल बॉन्ड की जो है वो हो गया ना कि अब नहीं पता कि हम लोग को इस साइड पे डबल बॉन्ड बनेगा, उस साइड पे डबल बॉन्ड बनेगा, या दोनों साइड्स पे डबल बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ देखें, जब आप लोगों ने रिएक्शन करवाया तो इन्होंने जो है वो मिक्सचर बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स का। एक में जो है वो टर्मिनल पे डबल बॉन्ड बना है, ये वाला। इसका मतलब ये कि इस वाले पोजीशन से हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हुई है और डबल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन गया इसमें, ठीक है। वन ब्यूटीन बनी है और दूसरा जो है वो टू ब्यूटीन बनी है। इसका मतलब है जो इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला था, वो वाला बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ डबल बॉन्ड बना है, टू ब्यूटीन बनी है। अब यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट की रेशियो है, ये 19% ये प्रोडक्ट बना है और 81% ये प्रोडक्ट बना है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा रूल है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसने इसको ज़्यादा बनाया, इसको कम बनाया, और ये दोनों में से सिलेक्शन हो पाई है कि यार ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं विच ओलिफेनिक प्रोडक्ट डोमिनेट्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। ये बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से वाला जो है वो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। जैसा लेट्स सपोज आप लोग फिलहाल कंसिडर करें ई वन रिएक्शन। ई वन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है कि टू स्टेप रिएक्शन होता है। पहले स्टेप के अंदर जो है वो कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे स्टेप के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन हो रही होती है। तो जब कार्बोकेटाइन बनेगा, लेट्स सपोज अगर आप ये सबस्ट्रेट लें, तो यहाँ अगर कार्बोकेटाइन, आप बाकी चीज़ों को फिलहाल भूल जाएं, यहाँ से ये जब लीव कर जाता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो कार्बोकेटाइन ये वाला बनता है, ठीक है। यहाँ ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ ये जो है टू कार्बन्स के साथ अटैच है। तो यहाँ तो ऐसा कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लेट्स सपोज कोई इस तरह का सबस्ट्रेट है जिसके अंदर जो है अगर यहाँ एक और कार्बन अटैच होता, तो हमने देखा था कि कार्बोकेटाइन खुद को स्टेबल करने के लिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन को प्रेफर करता है सेकेंडरी के ऊपर, सेकेंडरी को प्रेफर करता है प्राइमरी के ऊपर। तो तो स्टेबल कार्बोकेटाइन के चक्कर में पहले ही जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो तो सेट हो जाएगी अगर वो चेंज करता है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन नहीं है, तो अगर तो आपके पास कार्बोकेटाइन फिलहाल नहीं है, तो उसके मतलब उसके में चॉइस नहीं है आपके पास, तो इवन के केस में क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है कि वो कहाँ बनेगा, वो रिलेटिव स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है अल्कीन की, कि जो अल्कीन है वो कौन से वाला। अब यहाँ देखें, यहाँ दो अल्कीन्स बन रहे हैं ना, एक वन ब्यूटीन बन रहा है, टू ब्यूटीन बन रहा है। ये मेजर बन रहा है, ये माइनर बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी में कुछ तो फर्क है कि एक ज़्यादा बन रहा है और एक कम बन रहा है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, जो दोनों आपके पास पॉसिबल है अल्कीन्स, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी ज़्यादा रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा, जिसकी थोड़ी कम रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो उतना कम बन जाएगा। तो अब फिर क्वेश्चन आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कम है। उसके लिए एक रूल है जिसे कहते हैं सिरसफ रूल कहते हैं। वो यहाँ अप्लाई होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के लिए कि कौन सा एल्कीन ज़्यादा जो है वो स्टेबल होता है। यहाँ देखिए कहते हैं इन जनरल द अल्कीन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ alkyl groups attached to the double bonded carbon atom is more stable। कहते हैं कि जिस अल्कीन के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं वो मोर स्टेबल होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ जो अल्कीन है ये इस और इस कार्बन के दरमियान है। इस वाले कार्बन के साथ तो सिर्फ हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के साथ फर्दर अल्काइल एक ग्रुप अटैच है। तो इसका मतलब यह है कि इस वाले कार्बन के साथ तो कोई आगे फर्दर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, जबकि यहाँ टू ब्यूटीन में देखें इन दो कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है, तो इस वाले कार्बन के साथ भी आगे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और इस वाले कार्बन के साथ भी आगे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो अल्कीन है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों साइड पे इसके अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ एक साइड पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। सो द डबल बॉन्डेड विल प्रेफरली गो इन द डायरेक्शन एज टू प्रोड्यूस द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसका मतलब यह है कि इस तरह के रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा उस वाली साइड पे होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। तो ये दिस इज नोन एज सिरसफ रूल एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सिरसफ प्रोडक्ट। तो ये जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट बना है और ये माइनर प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो सिर्फ रूल है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ रूल को फॉलो करके ये मेजर क्वांटिटी में बनना है। ये क्यों मेजर है, क्योंकि ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इसके दोनों कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए ये ज्यादा क्वांटिटी में बना है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है।
ठीक है। इसी तरह ये यहाँ कह रहे हैं कि इन इवन रिएक्शन के होते हैं तो मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म थ्रू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा ही ऐसे कि अगर कार्बोकेटाइन खुद को स्टेबल करने के लिए वो हायर सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाता है ना, वो सेकेंडरी से टर्शरी होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी होता है। तो जितना ज़्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही आपके पास अल्कीन ज़्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड आएगा। तो इवन में क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिटरमिन करेगी कि क्यों कौन सा आपके पास मेजर प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा आपके पास माइनर प्रोडक्ट। क्या होगा तो E2 रिएक्शन में हमारे पास बीटा हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है कि वो ट्रांस होना चाहिए। ठीक है, क्यों ट्रांस होना चाहिए? क्योंकि बीटा हाइड्रोजन E2 में क्या हो रहा होता है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और उसके अंदर जो है वो एक ही स्टेप के अंदर लीविंग ग्रुप में लीव करना होता है और बीटा हाइड्रोडेज ने आके बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो अगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ना हो, इसकी वजह ये होनी चाहिए कि जो बीटा हाइड्रोजन वो ट्रांसपोजिशन पे होना चाहिए लीविंग ग्रुप का और बीटा हाइड्रोजन का ट्रांसलेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि बीटा हाइड्रोजन एक साइड से एब्स्ट्रैक्ट हो रहा हो और लीविंग ग्रुप दूसरी साइड से लीव कर रहा हो, ताकि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ओवर क्राउडेड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा रिपल्शन ना हो। ठीक है, तो ये सबसे पहली कंडीशन हमने यहाँ यही बताई हुई है कि सबसे पहले तो E2 के लिए मस्ट ये है कि ट्रांस बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर उन्होंने ये बताया कि लेट्स सपोज के अगर एक ही पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन है फिर तो मतलब हमें पता है कि उसी पोजीशन से वो एब्स्ट्रैक्ट होके जाएगा और वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये डिस्कशन तब आती है जब एक से ज़्यादा जगहों पे या एक से ज़्यादा पोजीशंस पे जो है वो बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो फिर हमें देखना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस साइड पे जाएगा, कौन सा ज़्यादा बनेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रोडक्ट को जो है वो डोमिनेट करवाएगा। तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि इफ़ ट्रांस बीटा हाइड्रोजन आर अवेलेबल एट मोर देन वन पोजीशन, अगर ट्रांस बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा पोजीशन पे अवेलेबल है, two type of behavior are observed depending upon the structure of the substrate and nature of the living group। तो फिर हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, किस पे वो डिपेंड करते हैं, दो तरह के बिहेवियर जो है वो शो हो सकते हैं। एक जो होता है वो डिपेंडेंट है जी स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो किस तरह का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, किस तरह का सबस्ट्रेट है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन उसकी किस किस पोजीशन पे अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप लीव कर रहा है वो किस तरह का है। ठीक है, कहते हैं इफ द सबस्ट्रेट कंटेन्स एन अनचार्ज लिविंग ग्रुप जो होता है, तो वो ये बात कह रही है कि अगर जो आपका सबस्ट्रेट है उसके साथ लिविंग ग्रुप वो इस तरह का है, वो अनचार्ज लिविंग ग्रुप है, जैसे हेलाइड हो गया, वो आफ्टर लीविंग उसके ऊपर चार्ज आता है, जब वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जितने भी हेलाइड्स हैं हमने देखा था ना, ब्रोमाइड वगैरह हो गए, तो इनके ऊपर जब वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच थे तो तब तो कोई चार्ज नहीं होता था, जब ये लीव कर जाते थे उसके बाद उनके ऊपर मतलब वो हेलाइड फॉर्म में लीव करते थे, हेलाइड आयन की फॉर्म में लीव करते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपके सबस्ट्रेट जो है वो उसका जो लीविंग ग्रुप है वो अनचार्ज लीविंग ग्रुप है और वो मतलब लीव करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो सीधा सीधा सिर्फ रूल फॉलो होगा जैसे E1 के केस में फॉलो हो रहा था। ठीक है, कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखें आपके पास सबस्ट्रेट के साथ जो लिविंग ग्रुप अटैच है वो अनचार्ज है, आफ्टर लिविंग वो चार्ज हो रहा है, तो सीधा सीधा जो है वो सिर्फ रूल फॉलो होगा। मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, जो जितना डबल बॉन्ड के साथ जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी वो उतना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब वो कह रहे हैं लेकिन अगर लेट्स सपोज कि ये केस नहीं है, हमारे पास केस ये है कि जो आप हमारे सबस्ट्रेट के साथ जो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है वो चार्ज है। ठीक है, जैसे यहाँ ये देखेंगे चार्ज लिविंग ग्रुप है और आफ्टर लीविंग जब वो अपने सबस्ट्रेट को लीव कर जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो न्यूट्रल आ जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये सबस्ट्रेट से अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, एक और रूल फॉलो होगा जो होता है हॉफमैन रूल, जो एग्जैक्ट ऑपोजिट है सिरसैफ रूल के। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो E2 में, ठीक है, E2 की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली E2 की बात हो रही है अभी फिलहाल, कि E2 के केस में जब आपके पास चार्ज लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा तो हाफमैन रूल फॉलो होगा। और हाफमैन रूल में ये होता है कि जो जितना लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो उतना प्रेफरेबल होता है। ठीक है, एग्जैक्ट सिरसफ के ऑपोजिट है, उसके अंदर अल्कीन आपके पास मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। हॉफमैन कहता है कि ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड विल गो मेनली टुवर्ड्स द लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और इस वाले रूल को फॉलो हॉफमैन रूल कहते हैं।
देखें ये इस वाली एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहाँ देखें कि इसके साथ 1 2 3 4 कार्बन चेन है और ये ब्यूटेन है जिसके साथ ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। ये जब लीव करेगा, ये यहाँ देखें 4 स्पीशी है, आफ्टर लीविंग न्यूट्रल हो जाएगी जब ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगी। बेस आएगी, इसको ऑब्स्ट्रैक्ट करके जब बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगी तो देखें अब यहाँ बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा है ना, तो बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि अब जो बेस है उसके पास ऑप्शंस है कि वो इस वाले बीटा से भी निकाल सकती है, इस वाले से भी निकाल सकती है। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब बेस ने अपना काम कर दिया तो उसके बाद 2 प्रोडक्ट बने, एक टर्मिनल वाला डबल बॉन्ड वाला और एक अंदर करके डबल बॉन्ड बना, ठीक है। तो टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड पे देखें कि यहाँ 74% बना है, 74% ये डबल बॉन्ड बना है। यहाँ देखें ये कार्बन है, इसके साथ मजीद कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसके साथ मजीद भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है इन दोनों में से, और ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है हमारे पास, ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये इस रूल को हम कहते हैं हॉफमैन रूल। तो इस केस में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए E1 के केस में तो ऐसा था कि जो लीविंग ग्रुप था वो आराम से एक स्टेप में लीव कर गया था, और जो दूसरा वाला था उसके लिए स्पेस अवेलेबल थी, एज स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी। तो वो उस साइड से आ रहा था जिसमें जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बन रहा था, जो इंटरमीडिएट था वो ज़्यादा स्टेबल हो रही थी। लेकिन E2 के केस में ऐसा नहीं होता। E2 के केस में होता यूं है कि बहुत ज़्यादा बल्क आ रहा होता है ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। तो अगर वो दरमियान से अप्रोच करता है हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड से, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए जो मेजर प्रोडक्ट है वो वाला होता है जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है, कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम हो, रिपल्शन कम हो, जो ट्रांजिशन स्टेट है उस पे जो अनस्टेबिलिटी आ रही है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो ज़्यादा क्राउडेड जगह से अप्रोच करेगी बेस, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको कम करने के लिए जो है वो लीस्ट जो है क्राउडेड स्पेस से जो है वो बेस जो अपना बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। समझ आइए बात। ये यहाँ लिखा हुआ है द हॉफमैन प्रोडक्ट अपीयर्स टू बी फॉर्म ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। जो मेनली रीजन है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने का वो E2 में इस वजह से है कि यहाँ देखें अगर 4 स्पीशीज मोस्टली देखेंगे, ये बड़ी है ना, ये बड़ी स्पीशी है। तो अब ऑलरेडी ये लीव करते टाइम इसका बल्क ज्यादा है। अब अगर बेस भी आके यहाँ से लीव कर रही है, मिडिल से अब्स्ट्रैक्ट कर रही है, तो और बल्क बढ़ जाएगा। तो स्टेरिक रीजन की वजह से ये होता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फेवर्ड होती है। और यहाँ ये कह रहा है इवन व्हेन द लीविंग ग्रुप इज हेलाइड, मतलब हेलाइड जब होगा, हालांकि हेलाइड छोटा अब एक है, अब हेलाइड का बल्क देखें और यहाँ इस वाले का बल्क देखें तो ये इसका बल्क कितने टाइम ज्यादा है हेलाइड के बल्क से ना। तो कह रहे हैं कि E2 का केस में होता है यूं है कि अगर हेलाइड भी हो तो भी बल्क जो होता है, अगर आप जो बेस दरमियान से आके उसको प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो उसका बल्क ज्यादा होता है। उसकी वजह से होता है ये कि अगर हेलाइड भी यूज हो रहा है E2 में, तो हो यूं सकता है कि हॉफमैन ही प्रोडक्ट बने, मेजर प्रोडक्ट। अगर जो है इफ लार्ज बेसिस यूज के देखें, यहाँ हम लोगों ने देखें एक बात क्लियर करें, यहाँ ऊपर हम लोगों ने कहा था कि अगर हेलाइड वगैरह, अब हेलाइड जब सबस्ट्रेट के साथ होता है तो हेलाइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, आफ्टर लीविंग जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और ऊपर हम लोगों ने ये कहा था कि अगर ये वाला केस होगा तो मोस्टली क्या होगा जी, सिर्फ रूल फॉलो होगा। लेकिन हाँ नीचे ये कह रहा है कि लेट्स सपोज कि जो हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो हेलाइड ही है, लेकिन अगर हम लोग बेस बड़ी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस के ज्यादा बल्क लेने की वजह से जो वो वाला प्रोडक्ट बनेगा वो भी हॉफमैन को ही फॉलो करेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे तो हेलाइड की फॉर्म में सिर्फ रूल फॉलो होना था अगर बेस थोड़ी छोटी होती जिसका बल्क कम होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बेस बड़ी ले रही है तो प्रोडक्ट फिर हॉफमैन को फॉलो करेगा, क्योंकि फिर ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर इतना बोझ नहीं आ सकता, मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ही नहीं, वो प्रोडक्ट दे ही नहीं पाएगी अगर उसके ऊपर इतना ज्यादा वो आ गया कि आप हेलाइट तो ले रहे हैं लेकिन एक बल्कि बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर उससे सूट यही करता है कि मेजर मेजर प्रोडक्ट वो कभी भी फिर वो नहीं बना पाएगी, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, समझे। ठीक है, तो यही जो बात हम लोग ऊपर हॉफमैन रिएक्शन वाली कह रही थी ना, यही बात उन्होंने इस वाली एग्जांपल में भी बताई हुई है। इसमें क्या किया उन्होंने, ये जो सबस्ट्रेट है देखें इसके साथ तो हेलाइड ग्रुप अटैच है जो कि न्यूट्रल है, और आफ्टर लीविंग ये नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ देखें जो उन्होंने बेसिस यूज़ की हुई है, ये वाली बेस जो है सोडियम मेथॉक्साइड है, और नीचे देखिए उन्होंने क्या बेस यूज़ की हुई है, पोटाशियम टर्शीब्यूट ऑक्साइड आयन यूज़ की हुई है।
तो देखिए यहाँ बल्कि बेसिस की वजह से हुआ क्या है, जो प्रोडक्ट जो था उसने सिरसफ रूल को फॉलो करने की बजाय हॉफमैन रूल को फॉलो किया। और यहाँ देखें जो प्रोडक्ट जो सिरसफ में बनना था वो 69% बनना था, लेकिन हॉफमैन के थ्रू वो अब 27 बनना है। ये देखें ये ज़्यादा हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बना ना, जबकि सिरसफ में ये 31% बनना था, लेकिन हॉफमैन में अब ये 73% बना। इस तरह जो है हमारा सबस्ट्रेट और हमारा लीविंग ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है कि हॉफमैन रूल फॉलो होना है, सिरसफ रूल फॉलो होना है, और जो प्रोडक्ट बनना है वो कौन सा मेजर और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनना है। तो ये बंदे को बहुत केयरफुली कंडीशंस देखते हुए ये देखना पड़ता है कि आपकी कंडीशंस कौन सा प्रोडक्ट मेजर की तरफ लेके जा रही है और कौन सा जो प्रोडक्ट है वो माइनर की तरफ लेके जा रही है।